नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इकोनॉमिक्स पॉइंट में। हम लोगों ने पिछली क्लास में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति के बारे में डिस्कशन प्रारंभ किया था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में जैसा कि हमने ऑब्जेक्टिव और 1948 और 1956 की औद्योगिक नीति के बारे में डिस्कशन किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977, 1977 की औद्योगिक नीति। भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव हुआ। बदलाव कैसा था? बदलाव देख रहे हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही लगातार सेंटर पर, केंद्र के स्तर पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन 1977 में कुछ राजनीतिक घटनाओं में परिवर्तन के कारण ये इमरजेंसी जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई और जनता पार्टी सरकार आई स्थापित करती है। जनता पार्टी के द्वारा जब गवर्नमेंट स्थापित की गई तो उन्हीं के द्वारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये अनाउंस की गई। इन्होंने ये उस समय के जो ये हमारी पॉलिसी औद्योगिक नीति आती है वो फर्नांडिस साहब के द्वारा लाई जाती है। फर्नांडिस साहब ने इसको संसद में पेश किया और इसके कुछ जो ऑब्जेक्टिव थे, जो इसके लक्षण थे, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इसके जो कुछ लक्षण थे हम देखेंगे। इन्होंने इस नीति में जो 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, औद्योगिक नीति पर, उसी पर ही बल दिया। मतलब सोचिए, 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसके बारे में बातचीत किया कि औद्योगिक क्षेत्र को 4 वर्गों में विभाजित किया गया, किस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर, किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर। हमने पिछली क्लास में इसके बारे में बहुत डिटेल से जानकारी ली। इसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव था, इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे, लघु तथा कुटीर उद्योग धंधों के प्रवर्तन। लघु तथा कुटीर उद्योग धंधों के प्रवर्तन तथा विकास पर विशेष बल। तथा विकास पर विशेष बल। देखिए क्या प्रोसेस किया जा रहा है। लघु तथा कुटीर उद्योग धंधों के प्रवर्तन तथा विकास पर विशेष बल देने का प्रयास किया गया। इसमें, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो 1977 में अनाउंस किया गया, इसमें लघु तथा कुटीर उद्योग धंधों को फिर फर्दर क्लासीफाई करने का प्रयास किया गया। इस क्लासिफिकेशन में देखा गया कि पहले पार्ट में लघु तथा कुटीर उद्योग को रखा गया, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में रोजगार का सृजन करते थे। तो और दूसरे में हम देखेंगे अति लघु क्षेत्र, जिसे टाइनी सेक्टर। इसमें अमाउंट के आधार पर 1 लाख रुपए तक का निवेश जिसमें होता था, उसको हम अति लघु क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया। और उसके बाद लघु क्षेत्र, जिसमें जो अमाउंट था वो 1 लाख से बढ़कर 10 लाख तक का था। मतलब कि लघु तथा कुटीर उद्योगों को इसमें जो विभाजित किया गया इस नीति में, वो इस तरीके से, एक जो है कुटीर तथा घरेलू उद्योग, कुटीर तथा घरेलू उद्योग पहला क्लासिफिकेशन। ये सर्वाधिक मात्रा में रोजगार का सृजन करते थे। दूसरा हमने बातचीत की कि अति लघु क्षेत्र या टाइनी सेक्टर, अति लघु क्षेत्र। टाइनी सेक्टर, इसमें इसको निवेश के आधार पर क्लासिफाई किया गया। इसमें निवेश जो था वो 1 लाख रुपए तक का था। और इसके बाद लघु क्षेत्र को बांटा गया। लघु क्षेत्र का जो निवेश था वो 10 लाख रुपए तक का बांटा गया। ये चीज इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा करने का प्रयास किया गया। इसी के द्वारा कुछ और चीजें की गई। इसी में जिला उद्योग केंद्र की स्थापना करने का प्रयास किया गया। जिला उद्योग केंद्र ये 1977 में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। जिला उद्योग केंद्र के द्वारा ये किया गया कि लघु उद्यमकर्ता को एक ही स्थान पर लघु उद्योगों के विकास के लिए
जो तकनीकी थी, जो फंड था, उसको उपलब्ध करवाया जाना। तो हम देखेंगे यहाँ पर जिला लघु उद्योग केंद्र या जिला उद्योग केंद्र की बात करेंगे। जिला उद्योग केंद्र, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। यहाँ पर हम देखेंगे 1977 में ही इसकी स्थापना का प्रयास किया गया। इसमें क्या, एक जिले में क्या किया जाएगा, जो एंटरप्रेन्योर होगा, उद्यमकर्ता होगा, उद्यमकर्ता को एक ही स्थान पर विकास के लिए सुविधाओं को उपलब्ध करवाना। ये लघु विकास केंद्र का काम था। लघु विकास केंद्र का काम क्या था, जिले में जो उद्यमकर्ता था, लघु उद्यमकर्ता, उसको एक ही स्थान पर लघु विकास के लिए जो सुविधाएं होती हैं, जैसे लाइसेंसिंग जैसी सुविधाएं और जो चीज़ें और तकनीकी फंड की कुछ गवर्नमेंट के द्वारा सहायता जो दी जाएगी, उसका उपलब्ध करवाया जाना लघु उद्योग केंद्र के अंतर्गत ये करने का प्रयास किया गया। इसी में देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1977 में ही संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा को भी स्वीकार किया गया। ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर क्या था, इसमें निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के साथ में मिलकर किसी यूनिट को, इंडस्ट्रियल यूनिट को विकास करने का काम रखा गया। ये 1977 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। इसके बाद हम देखते हैं जो 3 साल के अंदर ही जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है, राजनीतिक हलचल का टाइम उत्पन्न होता है, फिर से सत्ता में कांग्रेस आ जाती है। कांग्रेस ने फिर से नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति 1980 लॉन्च की। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं सोचने के लिए, इसमें पहली बार सोचा गया आधुनिकीकरण, विस्तार तथा पिछड़े क्षेत्रों के विकास के बारे में पहली बार सोचा गया केंद्र के स्तर पर। तो ये हमारी पहली औद्योगिक नीति 1980 की, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। हम देखेंगे इसमें इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन, उसके साथ साथ जो क्षेत्र हैं, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बन के तैयार हो रहे थे, उनका विस्तार करना, और उसके साथ साथ पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। ये इसका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 थी, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव थे। आधुनिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, विस्तार, एक्सपेंशन। किस चीज़ का विस्तार, जो औद्योगिक यूनिट थे उनका, जैसे कोई माइक्रो में आ रही हो तो उसको स्मॉल में कन्वर्ट करना, स्मॉल को मीडियम में, इसके लिए जो प्रोत्साहन किया जा सके। और इसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, इसके बारे में बातचीत की गई। उसके साथ साथ देखेंगे इसी में कुछ आर्थिक संघवाद की जैसी बात हुई, आर्थिक संघवाद की बात हुई, इकोनॉमिक फेडरलिज्म। देखते हैं ये क्या है, इकोनॉमिक देखिए ये जो है, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज है। आर्थिक संघवाद के अंतर्गत ये करने का प्रयास किया गया, जिला, कोई भी ऐसा जिला जो पिछड़ा हो, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत ज़्यादा विकास की राह में पीछे हो गया हो, वहाँ पर
कुछ ऐसी इंडस्ट्री को स्थापित किया जाएगा जिसको न्यूक्लियस के रूप में रखा जाएगा। इसका आप कॉन्सेप्ट समझिए, जैसे कि विज्ञान में हम लोगों ने जो 7th 8th 9th 10th में कुछ हम लोग पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस होता है एटम का, और न्यूक्लियस के चारों ओर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो स्थायित्व में ये बंधे रहते हैं। जब इसकी जो संख्या होती है वो हम विज्ञान में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट ये समझना है यहाँ पर हमको कि यहाँ पर न्यूक्लियर इंडस्ट्री की अवधारणा रखी गई कि एक ऐसा इंडस्ट्री खोला जाएगा जो जिले के केंद्र में होगा और इसी इंडस्ट्री से संबंधित अन्य छोटी छोटी इकाइयों को यहाँ पर विकसित करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि इस पूरे जिले का समुचित विकास हो सके। तो अगर हम इसी को डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि इसमें प्रत्येक ऐसे जिले को चिन्हित किया जाएगा तथा उसमें एक जो न्यूक्लियस इंडस्ट्री को खोला जाएगा जो उस क्षेत्र में लघु तथा कुटीर उद्योग के विकास के लिए आवश्यक होगी। तो ये हमारा आर्थिक संघवाद की अवधारणा 1980 में अडॉप्ट होती है। इसी के साथ साथ इसकी जो ऑब्जेक्टिव थे, कुछ और ऑब्जेक्टिव थे। इसमें से जैसे हम इसी को देखेंगे तो इसी का नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है जो रुग्ण हो चुकी हैं औद्योगिक इकाइयाँ, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों की समस्या का समाधान। अब देखिए, हमने पिछली ही लेक्चर में पढ़ा कि जो इंडस्ट्री खोली जा रही थी वो अधिकतम पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत, मतलब सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत खोली जा रही थी। अब सरकारी क्षेत्र वर्तमान में भी स्थिति ऐसी है कि गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट पर क्यों जोर दे रही, क्योंकि उसमें जो होती है इकोनॉमिक इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, इस चीज़ का अभाव होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे रुग्ण जो पड़ चुकी है, मतलब कि जिन औद्योगिक इकाइयों का विकास बहुत स्लो हो रहा है, या फिर हम कहें कि इनका डेवलप जैसे कंट्रीब्यूशन था गवर्नमेंट हर पर ये बर्डन थी। बर्डन का मतलब थी कि सपोज करिए कि कोई ऐसी इंडस्ट्री स्थापित है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है कार का। अब ये कार बेचने के बाद भी प्रॉफिट पर नहीं जा रही थी, मतलब गवर्नमेंट को अपने बजट से इसमें एक्स्ट्रा एलोकेशन करना पड़ रहा था। हालांकि वर्तमान समय में कुछ इकाइयाँ बहुत अच्छी नवरत्न कंपनियाँ, महारत्न कंपनियाँ, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ऐसी निकल के आई हैं जो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही, गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करती हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट देती हैं। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980 थी, 1980 की जो औद्योगिक नीति थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था रुग्ण औद्योगिक पड़ चुकी औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं का समाधान। अब समाधान कैसे होगा, इसके लिए सरकार विकल्प रखेगी कि इसमें कुछ निजी क्षेत्र को लाया जाए, लेकिन 1980 की बात है तो अभी यहाँ पर निजीकरण नहीं आएगा। सरकार अपनी तरफ से डायरेक्टर्स को चेंज करने का प्रयास करेगी, सीईओ और कुछ नीतिगत जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास करेगी। इसी के साथ देखेंगे जो अति लघु इकाई जो थी, पिछले में देखा अति लघु इकाई, जो अति लघु इकाई थी 1 लाख रुपए जिसकी लिमिट थी, उसको बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। ये सबसे अच्छा काम किया गया। तो यहाँ पर 1 लाख से सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई अति लघु इकाइयों की। इसके जरिए क्या बेनिफिट होगा, इसके जरिए बेनिफिट ये होगा, सरकार जो फंडिंग प्रोवाइड कर रही होती है, सरकार जैसे कोई प्राइवेट इंडस्ट्री है और उसको कुछ हेल्प कर रही होती है डेवलपमेंट के लिए, तो लोग चोरी करते हैं, इसमें बहुत सारा अपना डाटा छिपाते हैं ताकि टैक्स कम देना पड़े और सब चीज़ें। तो लोगों को अवेयर करने के उद्देश्य से, या इसमें चीज़ें जो हैं जो चोरी कर ही रहे हैं तो उसमें से जो है कुछ को पकड़ा जाए, कुछ को कवर किया जाए, घाटे को कम किया जाए। तो हम देखेंगे अति लघु इकाई जो थी औद्योगिक इकाई, उसकी इन्वेस्टमेंट की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया। इसी में हम दूसरा देखेंगे, इसी के साथ साथ जो लघु इकाई था, लघु इकाई में हमने देखा था 10 लाख रुपए 1977 में रखा गया, लेकिन इस समय 20 लाख, इसको बढ़ाकर निवेश की सीमा को 20 लाख रुपए कर दिया गया।
तो ये दूसरा बड़ा मेजर चेंज था। इसके साथ साथ में एक आनुषंगिक इकाई भी खोली गई। आनुषंगिक इकाई में 15 लाख रुपए तक की बात की गई, 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए। ये जो हमारा माइक्रो मीडियम स्मॉल के क्षेत्र में काम किया गया, यहाँ से निकल के आया कि इन्वेस्टमेंट की सीमा को बढ़ाने का प्रयास किया गया ताकि इसका और अच्छी तरीके से विकास किया जा सके। अब हम देखेंगे धीरे धीरे हम 1980s की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में आ गए हैं। ये हमारी पॉलिसी जो थी ये भी कागजों पर आई, संसद में पेश हुई, काम हुआ, कुछ इंडस्ट्रियल यूनिट्स हमारी फेल कर गई, बंद हो गई, और भी तरह तरीके की समस्याएं उत्पन्न हुई। हम लोग 1990s के टाइम फेज में आते हैं। 1990 के दशक में जब हम लोग आते हैं तो हमारे समय जो चुनौतियां थी उनका पहाड़ टूटा, और चुनौतियों का जब पहाड़ टूटा तो हम लोगों ने एक नई पॉलिसी एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया 24 जुलाई 1991 को। लेकिन बेसिक समरी क्या है, मतलब हमने क्या कारण थे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति 1991 में अडॉप्ट की, क्या रीजन थे? लगातार हम लोग इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति बना रहे थे 1948, 56, 77, 80, फिर भी फेल क्यों हो गए, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ देखेंगे कि जो एलपीजी पैराडाइम आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, जैसे जो मॉडल हमारे ऊपर लादे गए, थोपे गए, ज़बरदस्ती दिए गए आईएमएफ वगैरह के द्वारा, जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशन थे, उसके परिणाम क्या हुए, और वर्तमान समय में जब हम खड़े हैं तो इसका आगे की क्लासों में इसका डिस्कस करेंगे क्या क्या पैराडाइम हुआ। लेकिन हम देखेंगे कि ये आता क्या है, तो हम देखेंगे यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रिटिश टाइम से, यानी कि प्री एलपीजी ईरा। हम एलपीजी पैराडाइम से पहले की बात कर रहे हैं कि क्या कारण थे। देखेंगे हम लोगों का व्यापार से बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत अच्छा था मेडिवल इंडिया में, मेडिवल एज में। हम देखेंगे कि विश्व के व्यापार का लगभग 23-24% हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे ग्लोबल ट्रेड में। लेकिन धीरे धीरे जब मॉडर्न एज का स्टार्ट होता है, हम लोग कॉलोनी बन गए, औपनिवेश बने। जब औपनिवेश बने तो हमारा धीरे धीरे व्यापार गिरना कम हुआ। कुछ अंग्रेजी सरकार की नीतियां ऐसी थी जिन्होंने हमारे सिस्टम को खोखला कर दिया और तरीके की कमियां निकल के आई। यहाँ पर फिर हम देखेंगे किस तरीके से जो औद्योगिकरण हुआ, वो भी जो औद्योगिकरण हुआ यहाँ पर, वो भी सरकार के अंतर्गत हुआ। सरकार के अंतर्गत हुआ तो इसमें भी कुछ कमियां रह गई, कुछ चीज़ें समय समय पर कुछ निजी क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित हुई, वो आज भी परफॉर्म कर रही हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही। लेकिन हम देखेंगे कि जो मेजर काम करना प्रारंभ हुआ वो इस तरीके से बढ़ा। यहाँ पर हम देखेंगे जब पब्लिक सेक्टर की जो यूनिट्स थी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो ये स्टेट मॉनिटरिंग में चल रही थी, राज्य की निगरानी में थी। राज्य की निगरानी के साथ साथ हम देखेंगे इसमें राज्य का हस्तक्षेप बहुत था। इस तरीके की ये जब निगरानी तक तो ठीक है, आप मॉनिटर करिए कि कोई इंडस्ट्रियल यूनिट काम कैसे करती है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई करप्शन, लूप होल्स, कमियां, इसको बराबर से दूर करते समय, लेकिन हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। अगर कोई यूनिट अच्छे से काम कर रही हो, उस पर हस्तक्षेप किया जाए बार बार, तो ये भी उसके हालत को ख़राब करने के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। तो हम देखेंगे औपनिवेशिक काल के दौरान ये सब चल रहा था। लेकिन जब हम स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्रता के समय
या स्वतंत्रता के समय हम देखेंगे 1948 वाली जो पॉलिसी आई वो एक तरीके से अगर हम देखें तो वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, मतलब बंद अर्थव्यवस्था थी। बंद अर्थव्यवस्था, अब बंद अर्थव्यवस्था का काम क्या था? बंद अर्थव्यवस्था में हम लोग देखेंगे, देखिए काम क्या था इसका, क्लोज इकोनॉमी का आप समझने का प्रयास करिएगा। है तात्पर्य क्या है, एक पूरी समरी बन के चली जाएगी और बढ़िया से किसी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के संबंध में इंट्रो, कंक्लूजन या जो मेन बॉडी होती है वो अच्छे से लिखा जा सकता है। देखेंगे यहाँ पर कि चीज़ें जो थी वो बहुत लाइसेंस राज था। यहाँ पर लाइसेंस राज था। सबसे बड़ी समस्या ये थी, छोटी सी यूनिट खोलना है, सपोज करिए एक खिलौने बनाने का इंडस्ट्री खोलना है, हमको सरकार से एक ठो लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस वो भी रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही के अंदर बहुत दबा रहता था। मतलब कि एक अगर आपके पास थोड़े सा पैसा है, आप सोचे कि कोई इंडस्ट्री कल या 2-4-10 दिन में या 1 महीने में खड़ी हो जाए तो उसको सालों लग जाते थे एक इकाई स्थापित करने में। तो लाइसेंस राज की समस्या बहुत बड़े व्यापक थी। इसके साथ साथ हम देखेंगे हमारा जो भारतीय रुपया था वो इनकन्वर्टिबल था, मतलब अपरिवर्तनशील था। जो भारतीय रुपया था वो अपरिवर्तनशील था। उसके साथ साथ देखेंगे 1948 और 56 में भी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की गई। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात क्या है, हम लोग जैसे देखते हैं तो हमारा दूसरा जो था वो रुपए की अपरिवर्तनीयता। अपरिवर्तनीयता, इनकन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। इसके साथ साथ हमने बात की, तीसरा हमने बात की कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन। हमारी जो नीतियों का मुख्यतः फोकस था वो आयात प्रतिस्थापन पर ज़्यादा था। आयात प्रतिस्थापन किस तरीके का, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सपोज करिए कि हम किसी देश से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे मानिए कि एक सिंपल सा एग्जांपल है BMW। BMW को हम इंपोर्ट कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्री से, पश्चिमी देशों से। अब ये आएगी इंडिया में, जैसे भी सपोज करिए आए, लेकिन सरकार का उद्देश्य यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन का पहले नहीं था। हमारा था कि हम यहीं पर BMW को बनाने का प्रयास करेंगे, मतलब इंडिया का ही सिस्टम यूज करके हम यहाँ पर ही बनाने का प्रयास करें। तो हम फेल कहाँ हुए, सबसे बहुत बड़ी बात थी कि अब देश में BMW का निर्माण, आप सोचिए, तकनीकी नहीं है, कुछ स्किल्ड लेबर की उपलब्धता नहीं है, तरह तरीके की और समस्याएं हैं। तो BMW देश के अंदर उत्पादित नहीं की जा सकती थी। तो यहाँ पर आयात प्रतिस्थापन भी फेल कर गया, रुपए की अपरिवर्तनीयता भी गड़बड़ हो गई, और जो चीज़ आयात हो रही थी उस पर भी वेरी ह्यूज ड्यूटी हम देखेंगे यहाँ पर। मतलब बहुत बड़े अमाउंट में जो टैरिफ था, या ड्यूटी लगती, एक्साइज ड्यूटी थी, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, बहुत ज़्यादा। मतलब एक प्रकार से हम आयात के लिए प्रतिबंधित थे। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हम किसी चीज़ को आयात करें। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें भारतीय पैराडाइम में उत्पन्न हुई। तो समस्याएं धीरे धीरे ये विकट होती चली गई। जब ये समस्याएं और विकट हुई तो हमारे पास धीरे धीरे एक ऐसा फेज आ गया 1990 में कि हमारे पास फंड बिल्कुल नहीं था कि हम फंड कर सके, सैलरी कर सके, या हम कुछ और चीज़ें जो हमारी अति आवश्यक, जैसे क्रूड ऑयल का था सिस्टम, उसको इंपोर्ट के लिए भी पैसा नहीं बचा जब हमारे फॉरेन रिजर्व में। तब IMF ने हम पर ज़बरदस्ती, या कहें कि हमको स्वीकार करनी पड़ी उसकी कंडीशन को, और उसके अकॉर्डिंग हम LPG पैराडाइम को अपनाते हैं। तो हम कुछ देखते हैं, LPG को अपनाने के कुछ तात्कालिक कारण भी थे। ये हमारे कुछ मतलब कि तुरंत घटित ना हुए कारण थे, ये पीछे से चली आ रही घटनाएं थी। लेकिन कुछ घटनाएं जो तत्काल में घटित हुई, हम उसके बारे में भी देख लें कि LPG अपनाने की कुछ तत्कालिक घटनाएं थी। देखेंगे 1990 का दौर ऐसा था
यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, मतलब कि सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ भारत का सबसे बड़ा समर्थक देश था, रक्षा उत्पादक में या रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बड़ा भागीदार था। हम देखेंगे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ गया। हमारी जो ब्याज की जो देयताएं थी, लाइबिलिटी, इंटरेस्ट लाइबिलिटी 36.4% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर हो गई, हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई। इसके साथ साथ हम देखेंगे एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट जो 1980-81 में 2200 करोड़ रुपए के आसपास था, वो बढ़ के 17,364-65 करोड़ रुपए पहुंच जाता है 1990-91 में। उसके साथ साथ इराक वार, जब इराक में वार की सिचुएशन बन गई तो हमारे पास पेट्रोल की भी क्राइसिस उत्पन्न हो गई। इसी तरीके से आईएमएफ, अब हम लोग सब बहुत ज़्यादा लोन ले रहे थे इंटरेस्ट को पे करने के लिए या फिर हम अपने खर्चों को पूरा करने के लिए आईएमएफ से, तो आईएमएफ का बर्डन भी बढ़ गया। तो हम देखेंगे कि तत्कालिक घटनाएं भी बहुत विपरीत हो गई कि एलपीजी पैराडाइम को अपनाने के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों ने एलपीजी को अपनाया, और जब एलपीजी के पैराडाइम को अपनाया गया तो वर्तमान समय में हमारी इकोनॉमी जो है वो विश्व से लिंक हो गई है। विश्व से लिंक होने के साथ साथ हम देखेंगे किस तरीके से हमारा देश है या हमारी अर्थव्यवस्था में किस तरीके से विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है। यहाँ पर लाइसेंसिंग की जो प्रथाएं थी वो ख़त्म की गई हैं, कम की गई हैं। सरकारी क्षेत्र जो था उसको न्यूनतम करने का प्रयास किया गया। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे सुधार हुए। तो एक विकास की नई अपॉर्चुनिटी, नए अवसर उत्पन्न हुए जब हम एलपीजी पैराडाइम को अपनाए। उसके साथ साथ देखेंगे कि ये एलपीजी को अपनाने से बेनिफिट क्या हुए, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।